करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी बैक्टीरियल डिजीज है? निम्नलिखित में से कौन सी बैक्टीरियल डिजीज है? तो इसका सही आंसर होगा टाइफाइड फीवर। जो टाइफाइड फीवर क्या है? एक बैक्टीरियल डिजीज है, यानी ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट। अब आते हैं दूसरा नंबर। दूसरा नंबर क्या बोल रहा है? डिप्थीरिया का कॉजेटिव एजेंट क्या है? तो इसका सही आंसर होगा कॉर्निबैक्टीरियम डिप्थीरिया, यानी ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट। ओके, तो डिप्थीरिया का कॉजेटिव एजेंट क्या हुआ? कॉर्निबैक्टीरियम डिप्थीरिया, यानी ऑप्शन नंबर पहला इसका सही होगा। तीसरा नंबर, काली खांसी और डिप्थीरिया नामक बीमारी मुख्यतः किसके द्वारा फैलता है? जो काली खांसी होती है और डिप्थीरिया बीमारी होती है, ये किसके द्वारा फैलता है? तो ये होगा ड्रॉपलेट संक्रमण के द्वारा, यानी ऑप्शन नंबर तीसरा इसका सही होगा, ड्रॉपलेट संक्रमण के द्वारा। चौथा नंबर, भारत में भारत में सबसे ज़्यादा मलेरिया के मरीज किसके कारण होते हैं? तो इसका सही आंसर होगा प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, यानी ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट होगा। प्लाज्मोडियम वाइवेक्स के कारण भारत में सबसे ज़्यादा मलेरिया के मरीज होते हैं। पांचवा नंबर, टिटनेस को नियंत्रित नहीं किया जा सकता है। तो कौन से विधि से ट्रीटमेंट मतलब टिटनेस को नियंत्रित नहीं किया जा सकता है? होगा बीसीजी वैक्सीन द्वारा। ओके, जो बीसीजी वैक्सीन होता है ये तो ट्यूबरक्लोसिस के लिए होता है, तो इसका टिटनेस से हम कैसे नियंत्रण कर पाएंगे? तो इसका ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट होगा। छठा नंबर, निम्नलिखित में से किस बीमारी को हाइड्रोफोबिया भी कहते हैं? तो किस बीमारी को हाइड्रोफोबिया कहते हैं? रेबीज को कहते हैं। क्यों? रेबीज होने से क्या, हमें पानी से डर लगता है, इसलिए क्या उसको हाइड्रोफोबिया कहते हैं, यानी ऑप्शन नंबर दूसरा इसका करेक्ट होगा। निम्नलिखित में से किस बीमारी में चीक टेस्ट किया जाता है? निम्नलिखित में से किस बीमारी में चीक टेस्ट किया जाता है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 डिप्थीरिया। जो डिप्थीरिया बीमारी होती है उसमें चीक टेस्ट किया जाता है। आठवां नंबर, राष्ट्रीय मलेरिया नियंत्रण कार्यक्रम को किस वर्ष राष्ट्रीय मलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम में परिवर्तित किया गया? तो राष्ट्रीय मलेरिया नियंत्रण कार्यक्रम को किस वर्ष बनाया गया था? राष्ट्रीय मलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम। तो इसका सही आंसर होगा 1958, 1958। ओके, ऑप्शन नंबर पहला करेक्ट होगा 1958 में। 9 नंबर, मलेरिया के कौन सा परजीवी अवस्था मनुष्य में प्रवेश करते हैं? तो मलेरिया का कौन सा परजीवी अवस्था है जो मनुष्य में प्रवेश करता है? तो इसका आंसर होगा स्पोरोजोएट, यानी ऑप्शन नंबर दूसरा इसका सही होगा स्पोरोजोएट। 10वां नंबर, गोनेरिया का कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म क्या है? तो गोनेरिया का कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म क्या है? नेजेरिया गोनेरिया, यानी ऑप्शन नंबर पहला इसका करेक्ट होगा। 11 नंबर, तरल रूप में किसी ड्रग को बॉडी कैविटी में रखना क्या कहलाता है? तो इसका सही आंसर होगा इंस्टिलेशन, ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट होगा इंस्टिलेशन। 12 नंबर, घर्षण के माध्यम से किसी ड्रग को स्किन में अप्लाई करना क्या कहलाता है? तो घर्षण के माध्यम से अगर किसी ड्रग को स्किन में अप्लाई कर रहे हैं तो वह क्या कहलाएगा? इनुक्शन। ओके, यानी ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट होगा। अब आते हैं 13 नंबर, जब किसी मेडिसिन को स्पाइनल कैविटी में दिया जाता है तब इस रूट को क्या कहते हैं? जब किसी किसी मेडिसिन को स्पाइनल कैविटी में दिया जाता है तो उस रूट को क्या कहते हैं? इंट्राथिकल रूट बोलते हैं, यानी ऑप्शन नंबर पहला इसका करेक्ट होगा इंट्राथिकल। 14 नंबर, सुरक्षित दवा देने के लिए नर्स को ड्रग ऑर्डर में किस तथ्य को ध्यानपूर्वक पढ़ना चाहिए? तो इसका सही आंसर होगा उपयुक्त सभी, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट होगा उपयुक्त सभी। क्या क्या? ड्रग एंड तथा पेशेंट का नाम, ड्रग डोज रूट, डेट एंड फिजिशियन के हस्ताक्षर, ये सारे क्या ध्यानपूर्वक पढ़ना चाहिए। 15 नंबर, दर्द निवारक ने टू रिलीफ पेन के लिए कौन सी दवा दी जाती है? तो कौन सी दवा जो है पेन रिलीफ के दी जाती है? तो इसका आंसर होगा एनाल्जेसिक, यानी ऑप्शन नंबर दूसरा इसका करेक्ट होगा एनाल्जेसिक।
16 नंबर। दवा देने के लिए इंट्रा आर्टिकुलर रूट में इंजेक्शन कहाँ दिया जाता है? तो इसका सही आंसर होगा जॉइंट्स में, यानी ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट होगा जॉइंट्स में। 17 नंबर। अनकॉन्शियस पेशेंट में ड्रॉग कौन सा प्रिफर्ड रूट है? तो इसका सही आंसर होगा IV रूट, यानी इंट्रावेनस, यानी ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट होगा इंट्रावेनस रूट। यदि कोई ड्रग सिंबल AC के साथ प्रिस्क्राइब की जाती है तो इसका अर्थ क्या है? AC यानी एंटी साइबोस, यानी ऑप्शन नंबर, ड्रग है भोजन से पहले देनी चाहिए, यानी ऑप्शन नंबर दूसरा करेक्ट होगा। ड्रग जो होता है भोजन के पहले देनी चाहिए। AC मतलब होता है एंटी साइबोस। ऑक्सीटोसिन ऑक्सीटोसिन का उपयोग लेने का पर्पस क्या है? तो इसका उत्तर होगा उपयुक्त सभी, यानी उपयुक्त सभी में ऑक्सीटोसिन का उपयोग किया जाता है। तो क्या क्या है? लेबर इंड्यूस करने के लिए, पोस्टमार्टम हेमरेज को रोकने के लिए और मिल्क इंजेक्शन को इंड्यूस करने के लिए ऑक्सीटोसिन का उपयोग किया जाता है। 20 नंबर। इंट्राडर्मल इंजेक्शन देने के लिए स्किन तथा नीडल के बीच की एंगल कितनी होनी चाहिए? तो इंट्राडर्मल इंजेक्शन लेने के लिए स्किन तथा नीडल के बीच का जो एंगल है वो कितनी होनी चाहिए? तो इसका सही आंसर का 15 डिग्री। ऑप्शन नंबर पहला करेगा 15 डिग्री होनी चाहिए। 21 नंबर। सबकुटेनियस इंजेक्शन देने के लिए स्किन तथा नीडल के बीच कोण कितनी होनी चाहिए? अब आते हैं सबकुटेनियस इंजेक्शन में, ये होती है 45 डिग्री। 45 डिग्री ऑप्शन नंबर दूसरा करेक्ट होगा 45 डिग्री। 22 नंबर। एनाल्जेसिक किस लिए दिया जाता है? तो एनाल्जेसिक क्यों दिया जाता है? पेन रिलीफ के लिए दिया जाता है, यानी ऑप्शन नंबर पहला करेक्ट होगा पेन रिलीफ के लिए दिया जाता है। 23 नंबर। पैरासीटामोल ड्रग्स एक है, तो पैरासीटामोल ड्रग्स क्या है? एंटीपायरेटिक ड्रग, यानी ऑप्शन नंबर पहला इसका करेक्ट होगा एंटीपायरेटिक। 24 नंबर। निम्न में से कौन सा पट्टी बांधने का उद्देश्य पर्पस ऑफ बैंडेजिंग है? तो इसका सही आंसर होगा उपयुक्त सभी। तो उपयुक्त सभी में क्या है? चोटिल भाग को सहारा एवं आराम प्रदान करने के लिए, दबाव डालकर रक्तस्राव को रोकने हेतु या ड्रेसिंग तथा कपचियों को सही स्थिति में रखने के लिए, उपयुक्त सभी इसका करेक्ट है। 25 नंबर। प्राथमिक सहायता फर्स्ट एड का उद्देश्य क्या है? तो फर्स्ट एड का उद्देश्य क्या है? इसका भी ऑप्शन होगा उपयुक्त सभी। ऑप्शन नंबर चौथा करेक्ट होगा उपयुक्त सभी। क्या है? घायल के जीवन को बचाना, गंभीर स्थिति में मरीज को तुरंत अस्पताल पहुंचाने के लिए या दर्द से राहत पहुंचाने के लिए, ये सारे क्या फर्स्ट एड का उद्देश्य है। 26 नंबर। फ्रैक्चर का कारण है, तो इसमें से क्या है जो फ्रैक्चर का कारण है? तो यह होगा उपयुक्त सभी। जो उपयुक्त सभी है ये फ्रैक्चर का कारण हो सकता है। क्या क्या? चोट के कारण फ्रैक्चर हो सकता है, ऑस्टियोपोरोसिस या फिर ऑस्टियोमेलेसिया। इसमें क्या होता है कि जो बोन होते हैं वो कमजोर पड़ जाते हैं, इसके कारण फ्रैक्चर का कारण बन सकता है। 27 नंबर। श्वसन क्रिया व हृदय की धड़कन बंद होने पर इन्हें पुनः प्रारंभ करने हेतु दी जाने वाली प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो ये कहलाती है CPR, यानी ऑप्शन नंबर पहला करेक्ट होगा CPR। 28 नंबर। पुनर्जीवन प्रक्रिया का प्रथम चरण है, तो पुनर्जीवन प्रक्रिया का प्रथम चरण क्या है? पुनर्जीवन प्रक्रिया का प्रथम चरण क्या है? यह होगा आयुमार्ग खोलना, यानी ऑप्शन नंबर दूसरा करेक्ट होगा आयुमार्ग खोलना। 29 नंबर। राष्ट्रीय बाल नीति की घोषणा कौन वर्ष की गई? तो राष्ट्रीय बाल नीति की जो घोषणा है वो कौन वर्ष की गई थी? यह होगा 1974 में, यानी ऑप्शन नंबर दूसरा इसका करेक्ट होगा 1974 में, सन 1974 में। 30 नंबर।
स्तनपान को प्रोत्साहित करने एवं बोतल फीडिंग को हतोत्साहित करने हेतु WHO द्वारा चलाया गया कार्यक्रम है। तो कौन सा कार्यक्रम है जिसमें स्तनपान को प्रोत्साहित करना और जो बोतल फीडिंग कराते हैं उसको हतोत्साहित करने के द्वारा WHO द्वारा चलाया गया कार्यक्रम है? यह होगा BFHI, यानी ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट होगा BFHI। एक सब सेंटर स्थित होता है, तो एक सब सेंटर कितनी जनसंख्या पर स्थित होता है? तो इसका सही आंसर होगा 3000 से 5000 की जनसंख्या पर। ओके, तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर पहला इसका सही होगा। जो एक सब सेंटर होता है वो 3000 से 5000 की जनसंख्या पर स्थित होता है। अब आते हैं दूसरा नंबर। दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या है? किस कमेटी को भोर कमेटी के नाम से भी जाना जाता है? तो किस कमेटी को हम लोग भोर कमेटी के नाम से जानते हैं? तो इसका सही आंसर होगा स्वास्थ्य सर्वे तथा विकास कमेटी, यानी ऑप्शन नंबर पहला इसका सही होगा। किसको? स्वास्थ्य सर्वे तथा विकास कमेटी को क्या बोलते हैं? भोर कमेटी भी कहते हैं। तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या है? हेल्थ टीम का हेड कौन होता है? जो हेल्थ टीम होता है उसका हेड कौन होता है? तो इसका आंसर होगा डॉक्टर, यानी ऑप्शन पहला इसका सही होगा डॉक्टर। जो हेल्थ टीम का हेड कौन होता है? डॉक्टर होता है। चौथा नंबर, निम्न में से कौन सी बीमारी आयोडीन की कमी से हो जाती है? तो कौन सी बीमारी है जो आयोडीन की कमी से होती है? तो इसका आंसर होगा गोइटेरिया घेंघा, यानी ऑप्शन नंबर पहला इसका सही होगा गोइटेरिया घेंघा, जो क्या होता है? आयोडीन की कमी से हो जाती है। पाँचवा नंबर क्वेश्चन क्या है? प्रोटीन ऊर्जा कुपोषण का उदाहरण है। तो प्रोटीन ऊर्जा कुपोषण का उदाहरण क्या है? तो इसका आंसर होगा मरासमस, यानी ऑप्शन नंबर दूसरा इसका करेक्ट होगा। यानी प्रोटीन ऊर्जा कुपोषण का उदाहरण क्या है? मरासमस। अब आते हैं छठा नंबर। मानव हृदय में कुल चैम्बर्स या कक्षों की संख्या कितनी होती है? तो मानव हृदय में कुल चैम्बर्स या कक्षों की संख्या कितनी होती है? 4 होती है, यानी ऑप्शन नंबर तीसरा इसका करेक्ट होगा 4। ओके, तो चाहे मतलब हार्ट में कितना 4 चैम्बर होते हैं। सातवां नंबर, हमारे शरीर में कुल कितनी हड्डियां पाई जाती है? तो हमारे शरीर में कुल 206 हड्डियां पाई जाती है, यानी ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट होगा। अब आते हैं आठवां नंबर। कुफर कोशिकाएं शरीर के किस अंग में पाई जाती है? जो कुफर कोशिकाएं होती है वो हमारे शरीर के किस अंग में पाई जाती है? वो पाई जाती है लीवर में, यानी ऑप्शन नंबर पहला इसका करेक्ट होगा लीवर, यानी कुफर कोशिकाएं हमारे शरीर के लीवर में पाई जाती है। 9 नंबर, अम्लीय पदार्थों का पीएच कितना होता है? तो अम्लीय पदार्थों का पीएच क्या होता है? 7 से कम होता है। ओके, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर दूसरा इसका करेक्ट होगा 7 से कम होता है, जिसको हम लोग एसिडिक पीएच भी कहते हैं। 10 नंबर, निम्न अंगों में से संवेदी अंग आँख का हिस्सा कौन सा है? तो अंगों में से संवेदी अंग आँख का हिस्सा कौन सा है? तो इसका आंसर होगा कॉर्निया, यानी ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट होगा कॉर्निया। 11 नंबर, ऑल्फैक्टरी तंत्रिका यानी ऑल्फैक्टरी नर्व कौन सी क्रेनियल तंत्रिका होती है? तो ऑल्फैक्टरी नर्व कौन सी क्रेनियल तंत्रिका होती है? तो इसका आंसर होगा पहली, यानी ऑप्शन नंबर पहला इसका करेक्ट होगा पहली तंत्रिका होती है कौन सा? ऑल्फैक्टरी नर्व। 12 नंबर, ग्रहणी किसका भाग है? तो ग्रहणी जो है वो किसका भाग होता है? तो इसका सही आंसर होगा छोटी आंत, यानी ऑप्शन नंबर तीसरा इसका करेक्ट होगा छोटी आंत। जो ग्रहणी किसका भाग होता है? छोटी आंत का भाग होता है। 13 नंबर, जीभ का कौन सा भाग खट्टे स्वाद का ज्ञान कराता है? तो जीभ का कौन सा ऐसा भाग है जो कि खट्टे खट्टे स्वाद का ज्ञान कराता है? तो यह होगा बगलों वाला भाग, यानी ऑप्शन नंबर दूसरा इसका करेक्ट होगा बगलों वाला भाग जो होता है खट्टे स्वाद का ज्ञान कराता है।
14 नंबर, कौन सी हड्डी मादा पेल्विस में मौजूद रहती है? तो कौन सी हड्डी है जो कि मादा पेल्विस में मौजूद रहती है? तो इसका उत्तर होगा उपरोक्त सभी, यानी ये जो तीनों हड्डी होती है वो मादा पेल्विस में मौजूद रहती है। कौन कौन? इलियम, प्यूबिस और इस्चियम, ये तीनों क्या होती है? हड्डी मादा पेल्विक में मौजूद रहती है। 15 नंबर, कौन सा लक्षण गर्भावस्था के प्रथम ट्राइमेस्टर में पाया जाता है? तो कौन सा ऐसा लक्षण है जो कि गर्भावस्था के प्रथम ट्राइमेस्टर में पाया जाता है? तो इसका सही आंसर होगा मासिक चक्र का अनुपस्थित होना, यानी ऑप्शन नंबर पहला इसका करेक्ट होगा। 16 नंबर, भ्रूणीय कपाल का कौन सा फोंटेनेल लेम्डा भी कहलाता है? तो भ्रूणीय कपाल का कौन सा फोंटेल जो लेम्डा भी कहलाता है? तो इसका आंसर होगा प्रस्य फोंटेनेल, यानी ऑप्शन नंबर दूसरा इसका करेक्ट होगा। 17 नंबर, एक गर्भवती महिला में शरीर के किस भाग में सर्वाधिक परिवर्तन होते हैं? तो जो प्रेग्नेंट लेडी होती है उसके कौन सा भाग में सर्वाधिक परिवर्तन होते हैं? तो इसका आंसर होगा गर्भाशय, यानी ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट होगा गर्भाशय। 18 नंबर, निम्न में से कौन सा मादा जननांग नहीं है? तो इनमें से कौन सा है जो कि मादा जननांग नहीं है? तो इसका आंसर होगा शुक्राशय, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट होगा, चौथा करेक्ट होगा शुक्राशय। लेबिया, मेजोरा, अंडाशय, क्लिटोरिस, सारे क्या है? मादा जननांग का पार्ट होता है, लेकिन शुक्राशय क्या होता है? नहीं होता है, ये नर का होता है। 19 नंबर, गर्भाशय की सबसे मसल भित्ति है, तो सबसे मसल भित्ति कौन सा है गर्भाशय का? तो इसका आंसर होगा मायोमेट्रियम, यानी ऑप्शन नंबर पहला इसका करेक्ट होगा मायोमेट्रियम। 20 नंबर, प्रेगनेंसी के दौरान पाए जाने वाले संकुचन क्या कहलाते हैं? तो प्रेगनेंसी के द्वारा पाए जाने वाले संकुचन क्या कहलाते हैं? ब्रैक्स्टन या फिर हिक्स संकुचन कहलाते हैं। ब्रैक्स्टन और हिक्स संकुचन, ये ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट होगा। 21 नंबर, 2011 की जनसंख्या के अनुसार हमारे देश की जनसंख्या कितनी है? तो 2011 के जनसंख्या के अनुसार हमारे देश की जनसंख्या कितनी है? 124 करोड़, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट होगा 124 करोड़। 22, मल्टीपेरा से आप क्या समझती है? तो मल्टीपेरा क्या होता है? तो इसका आंसर होगा मल्टीपेरा क्या होता है? ऐसी महिला जो 2 या 2 से अधिक शिशुओं को जन्म दे चुकी है, यानी ऑप्शन नंबर चौथा सा करेक्ट होगा। ऐसी महिला जो 2 या 2 से अधिक शिशुओं को जन्म दे चुकी, उसको क्या बोलते हैं? मल्टीपेरा। ओके। 23, सबसे सामान्य प्रकार की अस्थानिक गर्भावस्था है, तो सबसे सामान्य प्रकार की अस्थानिक गर्भावस्था क्या है? तो इसका आंसर होगा ट्यूबल गर्भावस्था, यानी ऑप्शन नंबर चौथा इसका करेक्ट होगा ट्यूबल गर्भावस्था। 24 नंबर, कब्ज के उपचार में शामिल है, तो इनमें से क्या है जो कि कब्ज का उपचार में शामिल किया जाता है? तो इसका उत्तर होगा इनेमा का यूज, ऑप्शन नंबर चौथा करेक्ट होगा इनेमा। 25 नंबर, मच्छर द्वारा जनित रोग नहीं है, तो कौन सा ऐसा रोग है जो कि मच्छर द्वारा जनित नहीं है? तो इसका सही आंसर होगा निमोनिया, यानी ऑप्शन नंबर चौथा इसका करेक्ट होगा निमोनिया। ये जो मलेरिया, डेंगू, फाइलेरिया, ये जो मच्छर द्वारा संचारित रोग है। 26, डॉग बाइट के केसेस में तुरंत प्रदान किए जाने वाला फर्स्ट एड ट्रीटमेंट है, अगर किसी को कुत्ता काटा तो सबसे तुरंत प्रदान किए जाने वाला फर्स्ट एड ट्रीटमेंट क्या है? तो यह होगा साबुन एवं पानी से धोना, यानी ऑप्शन नंबर तीसरा सा करेक्ट होगा साबुन एवं पानी से धोना। 27, रोटा वायरस वैक्सीन किस मार्ग से दी जाती है?
तो रोटा वायरस वैक्सीन जो है किस मार्ग से दी जाती है? ओरेली दी जाती है, यानी ऑप्शन नंबर चौथा इसका करेक्ट होगा ओरेली। 28। सीपीआर के दौरान कार्डियक कंप्रेशन तथा कृत्रिम ब्रीदिंग का अनुपात होता है, तो इसका सही आंसर होगा 30:2, यानी ऑप्शन नंबर चौथा 30:2 इसका करेक्ट आंसर है। 29। हेपेटाइटिस बी की जीरो खुराक कब लगाई जाती है? तो हेपेटाइटिस बी की जीरो खुराक कब लगाई जाती है? जन्म के समय, यानी ऑप्शन नंबर चौथा इसका करेक्ट होगा जन्म के समय। 30 नंबर। उपकरणों के प्रभावी तरीके से इंस्टॉलेशन हेतु ऑटोक्लेव में तापमान कितना होता है? तो इसका सही आंसर होगा 121 डिग्री सेल्सियस, यानी ऑप्शन नंबर दूसरा इसका करेक्ट होगा 121 डिग्री सेल्सियस। 31। अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन के अनुसार सीपीआर के दौरान की जाने वाली प्रक्रियाओं का क्रम है, तो इसका सही आंसर होगा कंप्रेशन एयरवे ब्रीदिंग। ओके, क्या है? कंप्रेशन एयरवे ब्रीदिंग, यानी ऑप्शन नंबर तीसरा इसका करेक्ट होगा। 32। ARI की फुल फॉर्म है, तो ARI की फुल फॉर्म क्या है? तीव्र श्वसनीय संक्रमण। ओके, ऑप्शन नंबर पहला इसका करेक्ट होगा तीव्र श्वसनीय संक्रमण। 33 नंबर। एक सामान्य वयस्क में श्वेत रक्त कणिकाओं की संख्या कितनी होती है? तो इसका सही आंसर होगा 4000 से 11000 mm³ रक्त, यानी ऑप्शन नंबर तीसरा इसका करेक्ट होगा 4000 से 11000 mm³ रक्त। 34। ब्रोंकाई हमारे शरीर के किस भाग ब्रोंकाई हमारे शरीर के किस तंत्र का भाग है? तो ब्रोंकाई हमारे शरीर के किस तंत्र का भाग है? ये का उत्तर होगा श्वसन तंत्र, यानी रेस्पिरेटरी सिस्टम, ऑप्शन नंबर दूसरा इसका करेक्ट होगा। 35। ब्रेडीपिनिया का क्या अर्थ है? तो ब्रेडीपिनिया का क्या अर्थ है? यह है व्यक्ति को श्वसन दर का सामान्य से कम होना। ऑप्शन नंबर तीसरा इसका करेक्ट होगा व्यक्ति की श्वसन दर का सामान्य से कम, इसको क्या बोलते हैं? ब्रेडीपिनिया कहते हैं। 36। 36 नंबर क्या है? निम्न में से कौन सा कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड अंडोत्सर्जन या ओवुलेशन को रोकता है? तो इसका सही आंसर होगा हार्मोनल, यानी ऑप्शन नंबर चौथा इसका करेक्ट होगा हार्मोनल। 37। तो क्या है? हेपेटाइटिस मुख्य रूप से किस अंग को प्रभावित करता है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन यकृत या लीवर, यानी ऑप्शन नंबर दूसरा इसका करेक्ट होगा यकृत या फिर लीवर। अब आते हैं 38 नंबर। 38 नंबर क्या बोल रहा है? ईसीजी का उपयोग मुख्य रूप से किस अंग संबंधी बीमारियों के निदान हेतु किया जाता है? तो ईसीजी का उपयोग किसके लिए किया जाता है? तो इसका उत्तर होगा हृदय, यानी ऑप्शन नंबर दूसरा इसका करेक्ट होगा हृदय। अब आते हैं 39। 39 नंबर क्या है? सीपीआर से आप क्या समझती है? तो सीपीआर से आप क्या समझती है? तो इसका सही आंसर होगा कार्डियोपल्मोनरी रेस्कुसेशन। ओके, तो इसका आंसर होगा कार्डियोपल्मोनरी रेस्कुसेशन, यानी ऑप्शन नंबर पहला इसका करेक्ट होगा। 40 नंबर। 40 नंबर क्या है? किडनी ट्रे का क्या उपयोग है? तो किडनी ट्रे का क्या उपयोग है? ये होता है किडनी ट्रे क्या है? ये व्यर्थ सामग्री को एकत्रित करने के लिए, यानी ऑप्शन नंबर चौथा इसका करेक्ट होगा व्यर्थ सामग्री को एकत्रित करने के लिए किडनी ट्रे का उपयोग किया जाता है। 41। सिजोफ्रेनिया है एक, तो सिजोफ्रेनिया एक क्या है? ये एक मानसिक बीमारी है, यानी ऑप्शन नंबर चौथा इसका करेक्ट होगा सिजोफ्रेनिया एक मानसिक बीमारी है। अब आते हैं 42।
NRR का मतलब है, तो NRR का मतलब क्या है? नेट रिप्रोडक्शन रेट। ओके, NRR का मतलब क्या है? नेट रिप्रोडक्शन रेट। अब आते हैं 43 नंबर। हेलोजिनेशन के बारे में सही कथन है। तो कौन सा कथन है जो कि हेलोजिनेशन के बारे में सत्य है? यह किसी वस्तु की अनुपस्थिति में उनके होने का आभास होना। ये कैसे? जिसको हेलोजिनेशन का प्रॉब्लम होता है उसमें यह समस्या आता है। क्या आता है? किसी वस्तु की अनुपस्थिति में भी उसके होने का आभास होता है। अब आते हैं 44। एनाल्जेसिक ड्रग का क्या कार्य है? तो एनाल्जेसिक ड्रग क्या करता है? शरीर के तापमान को सामान्य करता है। ओके, तो एनाल्जेसिक क्या करता है? शरीर के जो तापमान होता है उसको सामान्य करना। सॉरी इसका सही आंसर होगा यानी एनाल्जेसिक, यानी सॉरी, दर्द को कम करना। जो शरीर के तापमान को सामान्य करता है उसको क्या बोलते हैं? एंटीपायरेटिक बोलते हैं, है ना। अगर दर्द को कम करना तो क्या बोलते हैं? एनाल्जेसिक ड्रग बोलते हैं। यानी ऑप्शन नंबर दूसरा इसका करेक्ट होगा, दर्द को कम करना। 45। बीडी का क्या अर्थ है? तो बीडी का अर्थ है दिन में 2 बार। ओके, बीडी का अर्थ क्या था? दिन में 2 बार। 46। कौन सी थेरेपी कुष्ठ रोगी के उपचार हेतु उपयोग में ली जाती है? तो कौन सी थेरेपी है जो कि कुष्ठ रोगी के उपचार हेतु उपयोग में ली जाती है? तो इसका सही आंसर होगा मल्टी ड्रग थेरेपी, यानी MDT, यानी ऑप्शन नंबर दूसरा इसका करेक्ट होगा, मल्टी ड्रग थेरेपी। 47। IM इंजेक्शन कितनी डिग्री के कोण पर लगाया जाता है? जो इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन होता है वह कितनी डिग्री के कोण पर लगाया जाता है? तो इसका आंसर होगा 90 डिग्री। ऑप्शन नंबर दूसरा इसका करेक्ट होगा 90 डिग्री। 48। इंसुलिन का कार्य क्या है? तो इंसुलिन का कार्य क्या होता है? तो इसका आंसर होगा रक्त शर्करा को कम करना। तो इंसुलिन का कार्य क्या है? रक्त शर्करा को कम करना। ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट होगा। 49। एंजाइम पेक्टोरिस नामक बीमारी एंजाइना पेक्टोरिस नामक बीमारी का सबसे मुख्य लक्षण है। जो एंजाइना पेक्टोरिस होता है तो उसका सबसे सामान्य मुख्य लक्षण क्या है? सीने में दर्द, यानी ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट होगा, सीने में दर्द। 50 नंबर। राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण कार्यक्रम में शामिल है। तो राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण कार्यक्रम में क्या शामिल है? तो इसका उत्तर होगा उपरोक्त सभी। क्या क्या है? IEC की गतिविधियाँ, एड्स के बारे में शिक्षा और एड्स कार्यक्रम के बारे में। नवजात की ऊंचाई कब दोगुनी हो जाती है? तो नवजात की जो ऊंचाई होती है वो कब दोगुनी हो जाती है? तो इसका सही आंसर होगा 4 वर्ष, यानी ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट होगा 4 वर्ष। यानी 4 वर्ष की उम्र में नवजात की ऊंचाई दोगुनी हो जाती है। दूसरा नंबर क्या है? जन्म वजन कब चौगुना होता है? जो जो बच्चा होता है, जो जन्मजात शिशु होता है, उसका वजन कब चौगुना होता है? तो इसका सही आंसर होगा 2 वर्ष, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट होगा। 2 वर्ष में उसका वजन क्या? चौगुना हो जाता है। तीसरा नंबर। क्वेश्चन क्या है? एक बच्चा अपने जन्म के समय से एक बीमारी से पीड़ित है, वो बीमारी कौन सी है? तो इसका सही आंसर होगा जन्मजात, यानी कॉन्जेंटियल। उसको कॉन्जेंटियल डिजीज या फिर जन्मजात बीमारी कहते हैं। अब आते हैं चौथा नंबर। 4 प्रमुख विसंगतियों से युक्त हृदय दोष, हार्ट डिफेक्ट कंसिस्टिंग ऑफ 4 मेजर एनोमलीज क्या है? तो इसका सही आंसर होगा टेट्रालॉजी ऑफ फेलोट। ओके, तो इसका करेक्ट आंसर होगा, अब पहला नंबर इसका करेक्ट होगा टेट्रालॉजी ऑफ फेलो या फेलोट। ओके, अब आते हैं 5वां नंबर। नवजात शिशु में फेफड़ों की कुल क्षमता कितनी होती है? जो नवजात शिशु होते हैं उसमें फेफड़ों की कुल क्षमता कितनी होती है? तो इसका सही आंसर होगा
150 मिलीलीटर। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट होगा, 150 मिलीलीटर होती है। छठा नंबर, किसी जन्मजात असमानता यानी कॉन्जेनिटल एबनॉर्मलिटीज में नाभि उभार यानी नेवल ब्लज हो जाता है। तो इसका सही आंसर होगा अम्बिकल हर्निया, यानी ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट होगा अम्बिलिकल हर्निया, यानी ऑप्शन नंबर 20 करेक्ट अम्बिलिकल हर्निया। 7 नंबर, निम्नलिखित में से वह कौन सा जन्मजात विकार यानी कॉन्जेनिटल डिसऑर्डर है जिसमें गर्भावस्था के दौरान बच्चे की ग्रास नली इसोफेगस ठीक से नहीं बनती है। तो ऐसा कौन सा कॉन्जेनिटल डिसऑर्डर है जिसमें जो गर्भावस्था के दौरान बच्चे की जो इसोफेगस है वो ठीक से नहीं बनती है। तो इसका सही आंसर होगा एसोफेजियल एस्ट्रेसिया, इसोफेजियल एस्ट्रेसिया, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट होगा। अब आते हैं 8 नंबर, वो कौन सी स्थिति है जिसमें यानी ग्रास नली इसोफेगस और श्वास नली ट्रेकिया के बीच एक छिद्र होता है। कौन सी ऐसी स्थिति होता है जिसमें इसोफेगस और ट्रेकिया के बीच में एक छिद्र होता है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ट्रेकियोसेफेजियल फिस्टुला। ओके, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट होगा ट्रेकियोसेफेजियल फिस्टुला। 9 नंबर, कौन सी जन्मजात असामान्यता यानी कॉन्जेनिटल एबनॉर्मलिटी है जिसमें गर्भ में पल रहे शिशु की रीढ़ की हड्डी ठीक से नहीं बन पाती है। ऐसा कौन सा कॉन्जेनिटल एबनॉर्मलिटी है जिसमें जो शिशु गर्भ में पल रहा होता है उसकी रीढ़ की हड्डी ठीक से नहीं बन पाती है। तो इसका उत्तर होगा स्पाइना बिफिडिया, स्पाइना बिफिडा। ओके, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा स्पाइना बिफिडा। 10 नंबर, नवजात संपीड़न समर्थन अनुपात यानी न्यूनेटल कंप्रेशन वेंटिलेशन रेशियो CVPR कितना होता है। तो CVPR कितना होता है, तो इसका करेक्ट आंसर 3:1, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट होगा 3:1। 11 नंबर, 11 नंबर क्या बोल रहा है, किस जन्मजात असमानता में हृदय से निकलने वाली दो प्रमुख रक्त वाहिकाओं वाले ब्लड वेसल यानी महाधमनी और फुफ्फुसिया धमनियाँ के बीच एक संपर्क छिद्र यानी कनेक्टिंग होल है। तो इसको क्या कहेंगे, पेटेंट डक्ट आर्टेरियोसस। ओके, PDS, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट होगा पेटेंट डक्ट्स आर्टेरियोसस, यानी PDA, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। 12 नंबर, एक बच्चा किस उम्र पर सीढ़ी चढ़ना प्रारंभ कर देता है। तो एक जो बच्चा होता है वह किस उम्र पर सीढ़ी चढ़ना प्रारंभ कर देता है। तो इसका आंसर होगा 24 महीने पर, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट होगा 24 महीने पर। 13 नंबर, संपूर्ण शरीर या उसके किसी भी भाग के आकार में वृद्धि होना क्या कहलाता है। संपूर्ण शरीर या उसके किसी भी भाग के आकार में वृद्धि होना क्या कहलाता है, यह था वृद्धि यानी ग्रोथ, यानी ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा वृद्धि यानी ग्रोथ। 14 नंबर, बच्चों में होने वाले मनोवैज्ञानिक भावनात्मक सामाजिक तथा क्रियात्मक परिवर्तन क्या कहलाता है। तो इसका सही आंसर होगा विकास या फिर डेवलपमेंट, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट होगा विकास या फिर डेवलपमेंट। 15 नंबर, वृद्धि और विकास को प्रभावित करने वाले कारक यानी फैक्टर्स अफेक्टिंग ग्रोथ एंड डेवलपमेंट है। तो इसका सही आंसर होगा उपरोक्त सभी। क्या क्या है, अनुवांशिक कारक, वातावरणीय कारण और पोषण, ये तीनों हो सकते हैं। 16 नंबर, वृद्धि को मापा जा सकता है, ग्रोथ कैन बी मेजर्ड। तो ग्रोथ को कैसे मापा जाता है, उपरोक्त सभी, यानी ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा उपरोक्त सभी, वजन द्वारा, ऊंचाई द्वारा या फिर
शरीरानुपात द्वारा। ओके, उपरोक्त सभी। 17, एक सामान्य शिशु का जन्म के समय वजन सामान्य कितना माना जाता है? तो एक सामान्य शिशु का जन्म के समय वजन कितना सामान्य माना जाता है? तो इसका सही आंसर होगा 2.5 kg, यानी ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट, 2.5 kg। 18 नंबर, 1 साल से 3 साल तक के बच्चे को क्या कहते हैं? तो 1 साल से 3 साल के बच्चे को क्या बोलते हैं? टोडलर कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा, तीसरा करेक्ट होगा क्या? टोडलर। 19 नंबर, जन्म के समय शिशु की सामान्य ऊंचाई कितनी होती है? तो बच्चे का जब जन्म होता है उसका उस टाइम सामान्य ऊंचाई कितनी होती है? तो इसका उत्तर होगा 50 सेंटीमीटर, यानी ऑप्शन नंबर एज करे 50 सेंटीमीटर। 20 नंबर, बच्चों के खेलों को प्रभावित करने वाले कारक कौन सी है? तो बच्चों के खेलों को प्रभावित करने वाले कारक कौन सी है? तो यह होगा विकास। ऑप्शन नंबर दूसरा करेक्ट, विकास। 21, निम्नलिखित में से कौन सा कारक सीधे तौर पर बच्चे की वृद्धि और विकास को प्रभावित नहीं करता? तो इसका सही आंसर होगा पिता का व्यवसाय, यानी ऑप्शन नंबर चौथा करेक्ट होगा, पिता का व्यवसाय। 22 नंबर, यदि जन्म के समय बच्चे का वजन 3 किलो है तो 5 महीने की उम्र में बच्चे का वजन कितना होना चाहिए? तो इसका सही आंसर होगा 6 किलो, यानी ऑप्शन नंबर बी करेक्ट, 6 किलो। 23 नंबर, जन्म के समय शिशु की लंबाई लगभग कितनी होती है? तो जन्म के समय शिशु की लंबाई कितनी होती है? 45 से 50 सेंटीमीटर, यानी ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा, 45 से 50 सेंटीमीटर। बच्चे किस उम्र में अपनी माँ को पहचानने लगता है? तो बच्चा किस उम्र में अपनी माँ को पहचानने लगता है? 3 महीने, और 3 मंथ। ओके, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट, 3 महीने। 25 नंबर, किस उम्र में शिशु की लंबाई जन्म की लंबाई से दोगुनी हो जाती है? तो किस उम्र में जो शिशु की लंबाई होती है जन्म की लंबाई से दोगुनी हो जाती है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा 4 साल, यानी ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट, 4 साल में। 26 नंबर, जन्म के समय सिर की परिधि यानी सर्कमफ्रेंस ऑफ द हेड लगभग होती है। तो जन्म के समय सिर की परिधि कितनी होती है? लगभग कितना होती है? तो इसका आंसर होगा 33 से 35 सेंटीमीटर, यानी ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट, 33 to 35 सेंटीमीटर। 27 नंबर, हाल ही में शिशुओं के लिए जारी किए गए नए टीके का नाम है? तो हाल ही में शिशुओं के लिए जारी गए टीके का क्या नाम है? तो इसका सही होगा पेंटावेलेंट, यानी ऑप्शन नंबर दूसरा करेक्ट होगा, पेंटावेलेंट। 28 नंबर, नवजात शिशु के शरीर का सामान्य तापमान कितना होता है? तो नवजात शिशु के शरीर का सामान्य तापमान कितना होता है? वह 36 से 37 डिग्री सेल्सियस, यानी ऑप्शन नंबर दूसरा करेक्ट होगा, 36 से 37 डिग्री सेल्सियस। 29 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा वेक्टर जनित रोग है? तो इसमें से कौन सा ऐसा रोग है जो वेक्टर जनित रोग है? तो इसका आंसर होगा मलेरिया, यानी ऑप्शन नंबर पहला करेक्ट होगा, मलेरिया क्या है? एक वेक्टर जनित रोग है। 30 नंबर, कोशिका का शक्ति गृह किसे कहा जाता है? तो कोशिका का शक्ति गृह किसे कहा जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया को, यानी ऑप्शन नंबर चौथा ऐसा करेक्ट होगा, माइटोकॉन्ड्रिया। 31 नंबर, 28वें दिन से 1 वर्ष तक के बच्चा क्या कहलाता है? तो 28वें दिन से लेकर 1 साल के जो 1 वर्ष तक का बच्चा क्या कहलाता है? ये इन्फेंट यानी शिशु कहलाता है, यानी ऑप्शन नंबर चौथा करेक्ट होगा, इन्फेंट या फिर शिशु। 32, विनिंग क्या है? तो विनिंग क्या है? विनिंग है 6 माह के बाद स्तनपान के साथ पूरक आहार देना है, यानी ऑप्शन नंबर तीसरा करेक्ट होगा, 6 माह के बाद स्तनपान के साथ पूरक आहार देना क्या विनिंग कहलाता है। 33,
पीपीएच में काम आने वाली प्राथमिक दवा कौन सी है? तो पीपीएच में काम आने वाली प्रथम दवा क्या है? इंजेक्शन ऑक्सीटोसिन, यानी ऑप्शन नंबर तीसरा करेक्ट होगा, इंजेक्शन ऑक्सीटोसिन। 34, निम्न में से कौन सा पदार्थ थायरोक्सिन हार्मोन के संश्लेषण से संबंधित है? तो इसका सही आंसर होगा आयोडीन, यानी ऑप्शन नंबर पहला इसका करेक्ट होगा, आयोडीन। 35 नंबर, प्रसव की प्रथम अवस्था के दौरान होने वाली घटना है। तो प्रसव की प्रथम अवस्था के दौरान होने वाली घटना क्या है? यह है सर्विस का पूर्ण निस्तारण, यानी ऑप्शन नंबर पहला करेक्ट होगा, सर्विस का पूर्ण निस्तारण। 36, माँ के स्तनों से पर्याप्त दूध नहीं होने का कारण है। तो माँ के स्तन में पर्याप्त दूध नहीं होने का कारण क्या है? आत्मविश्वास का खोना, यानी ऑप्शन नंबर चौथा करेक्ट होगा, आत्मविश्वास का खोना। 37, बच्चों की वृद्धि और विकास को प्रभावित करने वाला कारक कौन सा है? तो बच्चों की वृद्धि और विकास को प्रभावित करने वाला कारक कौन सा है? तो इसका सही आंसर होगा उपरोक्त सभी, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। क्या है? मातृपोषण, अनुवांशिक और वातावरणीय, ये तीनों क्या है? बच्चे की वृद्धि और विकास को प्रभावित करने वाले कारण हैं। 38 नंबर, निम्न में से कौन सी बीमारी एसटीडी में सम्मिलित की जाती है? तो कौन सी बीमारी एसटीडी में आता है? ये उपरोक्त सभी क्या आता है? एसटीडीज है। क्या क्या? सिफिलिस, गोनोरिया और कैंकरॉइड, ये क्या है? ये एसटीडी में सम्मिलित बीमारी है। अब आते हैं 39 नंबर, नवजात में एचआईवी संक्रमण को रोकने के लिए क्या करना चाहिए? तो नवजात में एचआईवी संक्रमण रोकने के लिए क्या करना चाहिए? उपरोक्त सभी करना चाहिए। तो उपरोक्त सभी में क्या क्या है? पहला है हर गर्भवती महिला की एचआईवी के लिए जांच करनी चाहिए, एचआईवी संक्रमित माताओं को एआरटी मेडिसिन देनी चाहिए, या फिर नवजात को नेविरापिन की खुराक देना चाहिए। 40 नंबर, MCHN डे के दौरान निम्न में से क्या आवश्यक रूप से उपलब्ध होने चाहिए? तो इसका आंसर होगा उपरोक्त सभी। क्या क्या? टीके, गर्भ निरोधक और आईईसी, ये तीनों उपलब्ध होने चाहिए। 41, एचआईवी की जांच के लिए रैपिड टेस्ट के लिए किसका सैंपल लिया जाता है? तो एचआईवी की जांच के लिए रैपिड टेस्ट के लिए किसका सैंपल लिया जाता है? ये ब्लड यानी रक्त का, यानी ऑप्शन नंबर पहला करेक्ट होगा, ब्लड या फिर रक्त का सैंपल लिया जाता है। अब आते हैं 42 नंबर, 42 नंबर क्या है? कोइलोनाकिया है। तो कोइलोनाकिया क्या है? तो कोइलोनाकिया एक नखनों की बीमारी है, यानी ऑप्शन नंबर दूसरा करेक्ट होगा, नखनों की बीमारी है क्या? कोइलोनाकिया। 43 नंबर, आईयूसीडी लगाने से निम्नलिखित सभी संबंधित है सिवाय। तो आईयूसीडी लगाने से निम्नलिखित सभी संबंधित है एक्सेप्ट, मैंने कौन इसमें से नहीं है? तो इसका आंसर होगा आईयूसीडी एक अपरिवर्तनीय गर्भनिरोधक है, ये ओके, ऑप्शन नंबर चौथा इसका करेक्ट होगा। 44 नंबर, कार्बोहाइड्रेट की हमारे शरीर में आवश्यकता होती है। तो कार्बोहाइड्रेट की हमारे शरीर में आवश्यकता क्यों होती है? तो इसका उत्तर होगा दैनिक ऊर्जा यानी डेली एनर्जी के लिए, यानी ऑप्शन नंबर दूसरा करेक्ट होगा, दैनिक ऊर्जा यानी डेली एनर्जी के लिए। 45, एचआईवी से संक्रमित दंपति हेतु परिवार नियोजन का आदर्श साधन है। तो इसका सही आंसर होगा कॉन्डम, यानी ऑप्शन नंबर तीसरा करेक्ट होगा, कॉन्डम। अब आते हैं 46 नंबर, किशोरियों को विशेष रूप से व्यक्तिगत स्वास्थ्य से संबंधित दी जाने वाली शिक्षा है। तो इसका सही आंसर होगा उपरोक्त सभी। तो क्या क्या आता है? हाथों से संबंधित स्वच्छता, नाखून से संबंधित स्वच्छता और मासिक धर्म के दौरान स्वच्छता। 47, एल्बेंडाजोल किस कार्यक्रम के अंतर्गत दी जाती है? तो एल्बेंडाजोल किस कार्यक्रम के अंतर्गत दी जाती है? यह होगा
कृमिनाशक यानी डीवार्मिंग, यानी ऑप्शन नंबर दूसरा इसका करेक्ट होगा कृमिनाशक या फिर डीवार्मिंग। 48। जन्म के समय नवजात शिशु में निम्नलिखित में से किसके संश्लेषण के लिए आवश्यक आंतों के बैक्टीरिया की कमी होती है? तो इसका सही आंसर होगा विटामिन के, यानी ऑप्शन नंबर तीसरा करेक्ट होगा विटामिन के। 49 नंबर। न्यूबर्न केयर कॉर्नर पर कौन सी दवाएं दी जाती है? तो न्यूबर्न केयर कॉर्नर पर कौन सी दवाएं सॉरी न्यूबर्न केयर कॉर्नर पर कौन सी सेवाएं दी जाती है? ओके, सेवाएं। तो इसका करेक्ट आंसर होगा उपरोक्त सभी। तो क्या क्या है? शरीर के तापमान को बनाए रखना, इस तापमान की शीघ्र शुरुआत करना, और फिर रेसिस्टेशन। ओके, अब आते हैं 50 नंबर। 50 नंबर क्या बोल रहा है? एक व्यक्ति यदि खालिस्तान खांसी से पीड़ित है तो उसे क्षय रोग की संभावनाओं के लिए आशा एएनएम का परामर्श लेनी चाहिए। तो यदि किसी व्यक्ति को बहुत दिनों से खांसी की से पीड़ित है, यदि उसे क्षय रोग की संभावना है तो आशा एएनएम से परामर्श लेना चाहिए। तो कितना दिन से पीड़ित है? तो 2 सप्ताह। अगर किसी को 2 सप्ताह से खांसी हो रहा है तो उसे क्षय रोग का संभावना हो सकता है, उसके लिए आशा या फिर एएनएम से परामर्श लेनी चाहिए। तो इसका हुआ ऑप्शन ऑफ पहला करेक्ट होगा 2 सप्ताह। तो आज का पहला क्वेश्चन है, शुक्राणु की ऊर्जा किस भाग से मिलती है? तो शुक्राणु को ऊर्जा किस भाग से मिलती है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, मिडिल पीस यानी मध्य भाग से मिलती है। ओके, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट, मिडिल पीस यानी मध्य भाग। दूसरा नंबर, सोर्टली कोशिकाओं का कार्य क्या है? यानी फंक्शन ऑफ सोर्टली सेल। तो जो सोर्टली कोशिकाएं होती है उसका फंक्शन क्या है? तो उसका फंक्शन है स्पर्म नरिशमेंट, यानी ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा स्पर्म नरिशमेंट। तीसरा नंबर, लीडिक कोशिकाएं क्या स्रावित करती है? तो लीडिक सेल्स क्या सिक्रेट करती है? तो इसका आंसर होगा टेस्टोस्टेरोन, यानी ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट टेस्टोस्टेरोन। चौथा नंबर, अंडाशय का मुख्य कार्य क्या है? यानी मेन फंक्शन ऑफ ओवेरी इज। तो ओवेरी का मेन फंक्शन क्या है? वह है ओवम एंड हार्मोन प्रोडक्शन। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट ओवम एंड हार्मोन प्रोडक्शन। पांचवा नंबर, ग्राफियन फॉलिकल किसमें पाया जाता है? ग्राफियन फॉलिकल इज फाउंड इन। तो ग्राफियन फॉलिकल किसमें पाया जाता है? ये होगा ऑप्शन नंबर बी ओवेरी में पाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट ओवेरी। छठा नंबर, ओवुलेशन के समय कौन सा हार्मोन बढ़ता है? तो जब ओवुलेशन होता है तो उस टाइम कौन सा हार्मोन बढ़ता है? तो इसका आंसर होगा LH, यानी ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन बढ़ता है, यानी LH। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट LH। 7 नंबर, मासिक धर्म चक्र का स्रावी चरण कहलाता है। तो सिक्रेटरी फेज इज ऑल्सो कॉल्ड, द सिक्रेटरी फेज को क्या बोलते हैं? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी ल्यूटियल फेज। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट ल्यूटियल फेज। 8 नंबर, निषेचित अंडाणु को क्या कहते हैं? तो निषेचित अंडाणु क्या बोलते हैं? जाइगोट, यानी ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट जाइगोट कहते हैं। 9 नंबर, गर्भ अवस्था के प्रथम 8 सप्ताह में भ्रूण कहलाता है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी एम्ब्रायो। 10 नंबर, 200 नंबर क्या है? 8वां सप्ताह के बाद भ्रूण कहलाता है। तो 8वां सप्ताह के बाद भ्रूण क्या कहलाता है? तो इसका सही आंसर होगा फीटस, यानी ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट फीटस कहलाता है।
11 नंबर, प्लेसेंटा किस सप्ताह तक पूर्ण विकसित हो जाता है? तो प्लेसेंटा किस सप्ताह तक पूर्ण विकसित हो जाता है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 12 सप्ताह तक, यानी 12 वीक्स। 12 नंबर, गर्भ अवस्था में गर्भाशय का आकार क्यों बढ़ता है? तो गर्भ अवस्था में गर्भाशय का आकार क्यों बढ़ता है? तो इसका आंसर होगा ईस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन, यानी ऑप्शन नंबर पहला करेक्ट होगा, ईस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन के कारण। अब आते हैं 13 नंबर, एमनियोटिक दरों का सामान्य रंग क्या होता है? जो एमनियोटिक फ्लूइड होता है उसका सामान्य रंग क्या होता है? ऑप्शन नंबर सी, क्लियर होता है। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट, क्लियर। 14 नंबर, परसों के 3 चरण होते हैं, तो पहला चरण क्या है? तो परसों का जो पहला चरण होता है वो क्या होता है? सर्विकल डायलेशन, यानी ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट, सर्वाइकल डायलेशन। 15 नंबर, परसों का दूसरा चरण कहलाता है, तो परसों का दूसरा चरण क्या कहलाता है? एक्सप्लोशन ऑफ फीटस, यानी ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, एक्सप्लोशन ऑफ फीटस। 16 नंबर, ट्रेकियोस्टोमी हेतु उपयुक्त साइट, तो ट्रेकियोस्टोमी हेतु उपयुक्त साइट क्या है? तो ये आंसर होगा बिटवीन सेकेंड एंड थर्ड ट्रेकियल रिंग, ऑप्शन नंबर पहला करेक्ट होगा, बिटवीन सेकेंड एंड थर्ड ट्रेकियल रिंग। 17 नंबर, इंट्राडर्मल इंजेक्शन देते समय सिरिंजों का निडल त्वचा के खलेस्थान के साथ कौन बनाती है? तो इंट्राडर्मल इंजेक्शन कितना डिग्री का एंगल बनाती है? 15 डिग्री, यानी ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट, 15 डिग्री। 18 नंबर, विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व एड्स दिवस 1 दिसंबर को मनाया जाता है, यानी ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट, 1 दिसंबर। 19 नंबर, नवनीतम राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति की घोषणा किस वर्ष की गई? तो नवनीतम राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति की घोषणा किस वर्ष की गई? 2017, यानी ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट, 2017 में नवनीतम राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति की घोषणा की गई। 20 नंबर, आरसीएच कार्यक्रम किस वर्ष लॉन्च किया गया था? तो आरसीएच कार्यक्रम किस वर्ष लॉन्च किया गया था? 1997, यानी 1997, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, 1997। 21 नंबर, यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम किस वर्ष प्रारंभ किया गया? तो यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम किस वर्ष प्रारंभ किया गया? 1985, यानी ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, 1985। 22 नंबर, विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय कहाँ है? तो विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय कहाँ पर है? जेनेवा, यानी ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, जेनेवा। 23 नंबर, मैदानी क्षेत्रों में एक पीएससी की स्थापना खालिस्तान पर की जाती है, तो मैदानी क्षेत्रों में एक पीएससी की स्थापना की जाती है, ओके, 30,000 है ना, 30,000 की जनसंख्या पर की जाती है, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। 24, हेल्थ सर्वे एंड डेवलपमेंट कमेटी को निम्न में से किस नाम से भी जाना जाता है? तो हेल्थ सर्वे एंड डेवलपमेंट कमेटी को किस नाम से जाना जाता है? ये होगा भोर कमेटी, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट, भोर कमेटी। 25 नंबर, नेशनल वेक्टर ब्रोन डिजीज कंट्रोल प्रोग्राम में निम्न रोग की रोकथाम नियंत्रित किया जाता है, तो इसका सही आंसर होगा सभी, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट, सभी क्या क्या? मलेरिया, डेंगू और कालाजार। 26, भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय इम्यूनाइजेशन शेड्यूल में शामिल किया गया टीका है, तो भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय इम्यूनाइजेशन शेड्यूल में शामिल किया गया टीका क्या है? तो ये आंसर होगा उपयुक्त सभी है, क्या क्या है?
IPV है, जापानीज इंसेफेलाइटिस है और रोटा वायरस है। 27 डिप्थीरिया के प्रति संवेदनशीलता जानने हेतु किए जाने वाला टेस्ट है, तो इसका आंसर होगा चीक टेस्ट, यानी ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, चीक टेस्ट। 28 नंबर हॉटकिंस डिजीज निम्न तंत्रों को प्रभावित करती है, तो हॉटकिंस डिजीज किसको प्रभावित करती है? लिम्फेटिक सिस्टम, यानी ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, लिम्फेटिक सिस्टम। 29 नंबर निम्न में से साइकोटिक विकार है, तो निम्न में से साइकोटिक विकार क्या है? तो इसका आंसर होगा सिजोफ्रेनिया। जो सिजोफ्रेनिया क्या है? एक साइकोटिक विकार है, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, सिजोफ्रेनिया। 30 नंबर निम्न में से कौन सा निद्रा विकार का उदाहरण है? तो कौन सा निद्रा विकार का उदाहरण है? तो इसका आंसर होगा ऑल ऑफ द एबव, यानी सारे। इंसोमेनिया, हाइपरसोमेनिया और समना एम्बुलिज्म। ओके। 31 नंबर अंधेरे में हिलते हुए पेड़ की परछाई को भूत मान लेना निम्न का उदाहरण है, तो अंधेरे में हिलते हुए पेड़ की परछाई को भूत मान लेना किसका उदाहरण है? ये उत्तर होगा डिल्यूशन, यानी ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट, डिल्यूजन। 32 मनिया के उपचार में प्रयुक्त प्रमुख मूड स्टेबलाइजर ड्रग, तो मनिया के उपचार में कौन सा ड्रग है जो कि यूज किया जाता है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, लिथियम। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट, लिथियम। निम्न के अतिरिक्त सभी न्यूरोटिक विकार है, कौन है जो न्यूरोटिक विकार नहीं है? तो होगा मैनिक डिप्रेसिव साइकोसिस। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, मैनिक डिप्रेसिव साइकोसिस। 34 भारत का प्रथम मानसिक स्वास्थ्य एक्ट किस वर्ष पारित किया गया था? तो भारत का प्रथम मानसिक स्वास्थ्य एक्ट किस वर्ष पारित किया गया था? तो यह सरकार 1987, 1987। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, 1987। 35 मिनिया से पीड़ित मरीजों को किस प्रकार का डिल्यूजन कॉमन है? तो मेनिया से पीड़ित मरीजों को किस प्रकार का डिल्यूजन कॉमन है? तो ये आंसर होगा डिल्यूजन ऑफ ग्रेंडियोसिटी। ओके, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, डिल्यूजन ऑफ ग्रेंडियोसिटी। 36 मूत्र का निर्माण कहाँ होता है? तो यूरिन कहाँ बनता है? तो इस ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी, नेफ्रॉन में। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट, नेफ्रॉन। 37 मानव शरीर का सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? तो ह्यूमन बॉडी का सबसे स्मॉलेस्ट बोन कौन सी है? तो यह आंसर होगा स्टेपस। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट, स्टेपस। 38 मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी कौन सी है? लार्जेस्ट बोन इन ह्यूमन बॉडी, तो हमारे ह्यूमन बॉडी की सबसे लंबी हड्डी क्या है? यह होगा फेमर। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, फेमर। 39 विटामिन डी का मुख्य स्रोत क्या है? तो विटामिन डी का मुख्य स्रोत क्या है? ऑप्शन नंबर सी, सूर्य का प्रकाश। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट, सूर्य का प्रकाश। 40 आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है? तो आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है? गोइटर, यानी ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, गोइटर। संतुलित आहार में मुख्य पोषक तत्व कितने होते हैं? तो संतुलित आहार में मुख्य पोषक तत्व कितने होते हैं? 6 होते हैं। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट, 6 होते हैं। 42 प्रोटीन की कमी से कौन सा रोग होता है? तो प्रोटीन की डिफिशियंसी से कौन सा रोग होता है? दोनों होता है। क्या क्या? मरासमस और क्वाशिरकोट दोनों होता है। 43 प्राथमिक उपचार का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो फर्स्ट एड का जो मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, जान बचाना। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, जान बचाना। 44 जलने पर तुरंत क्या करना चाहिए? तो किसी को कहीं पर जल गया तो तुरंत क्या करना चाहिए? ऑप्शन नंबर बी, ठंडा पानी डालना चाहिए। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, ठंडा पानी डालना। 45 सांप काटने पर क्या नहीं करना चाहिए? अगर किसी को सांप काट दिया तो क्या नहीं करना चाहिए? तो यह होगा ऑप्शन नंबर बी, ए,
घाव को काटना, अगर सांप काट दिया तो घाव को नहीं काटना चाहिए। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। 46। टीबी रोगी को कौन सा आहार देना चाहिए? तो जो टीबी पेशेंट होता है उसको किस टाइप का डाइट देना चाहिए? आंसर होगा अधिक प्रोटीन, यानी ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, अधिक प्रोटीन वाला डाइट देना चाहिए। 47। कुपोषण का सबसे बड़ा कारण है, तो मेन काज ऑफ मालन्यूट्रिशन इज, तो मालन्यूट्रिशन का सबसे बड़ा कारण क्या है? सभी क्या क्या इसमें आता है? गरीबी, संक्रमण और अशिक्षा, ये सारे क्या है? मालन्यूट्रिशन का बड़ा कारण है। 48। स्वास्थ्य शिक्षा का पहला चरण क्या है? फर्स्ट स्टेप ऑफ हेल्थ एजुकेशन इज, तो स्वास्थ्य शिक्षा का पहला चरण क्या है? आवश्यकता आकलन है। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट, आवश्यकता आकलन। अब आते हैं 49 नंबर। राष्ट्रीय परिवार कल्याण कार्यक्रम का उद्देश्य, ऑब्जेक्टिव ऑफ नेशनल फैमिली वेलफेयर प्रोग्राम, तो ऑब्जेक्टिव ऑफ नेशनल फैमिली वेलफेयर प्रोग्राम क्या है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, मातृ शिशु स्वास्थ्य, यानी ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, मातृ शिशु स्वास्थ्य। अब आते हैं 50 नंबर। क्या है? एएनएम का मुख्य कार्य क्षेत्र क्या है? मेन फील्ड ऑफ वर्क ऑफ एएनएम इज, तो एएनएम का मुख्य कार्य क्षेत्र क्या है? ये होगा ऑप्शन नंबर बी, समुदाय, यानी ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, समुदाय। तो एएनएम का मुख्य कार्य क्षेत्र